आज का टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम लोग जैसे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस देखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसी तरह से कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसमें हम लोगों को सेल के कम्बिनेशन से निकालना क्या है, तो निकालना है हम लोगों को इक्विवेलेंट ईएमएफ। दो या दो से अधिक सेल को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें सीरीज या पैरेलल में, और फिर अगर हम चाहें कि उस सब को रिप्लेस करके कर दें किसी सिंगल सेल से, और वह सिंगल सेल भी उस सर्किट में उतना ही करंट सेंड करे जितना करंट कम्बिनेशन करता है, तब उस सिंगल सेल के ईएमएफ को आप कहेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ कम्बिनेशन का। तो कोई सिंगल सेल और कोई कम्बिनेशन ऑफ सेल अगर सेम सर्किट में सेम करंट सेंड करेगा, तो उस सिंगल सेल के ईएमएफ को उस कम्बिनेशन का क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इसका तरीका थोड़ा अलग है। जैसे आप रेसिस्टेंस में निकाले थे तो वो थोड़ा अलग तरीके से निकाले थे। तो गौर कीजिए, पहला है हमारा सीरीज कम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किए हैं कि हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी कुछ होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक का इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और एक का इंटरनल रेसिस्टेंस R2, और इस दोनों सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसके साथ एक रेसिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स सेल यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ पे अगर हम सेल का कम्बिनेशन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं और उसी रेसिस्टेंस से टोटल करंट फ्लो करेगा। तो यही बात देखिए यहाँ मेंशन किए हैं, कंसीडर टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 and internal resistances R1 and R2 respectively are connected in series with an external resistance R। फिगर से देखिए, यही डायग्राम है हमारा। एक सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और फिर इसके साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिए। तो दोनों सेल यहाँ क्या है, सीरीज में है, और देखिए एक ही लूप है तो करंट तो एक ही फ्लो करेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो किया I, और यहाँ से फिर हम लोग आगे लिए तो करंट I, इसमें भी करंट I, इससे भी करंट I। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तब हम यहाँ पे यही बात मेंशन भी कर दिए हैं कि लेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इक्वल टू I। अब अगर हम इस लूप में, इस सर्किट में अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ का यूज करें तो क्या होगा, तो यूजिंग KVL, तो आप देखिए कि सब करंट तो सेम ही डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये सेल है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ये भी है एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन यहाँ पे हमारा हो गया, गौर कीजिए, IR1, इधर से आइए, इसमें करंट क्या हो जाएगा, IR, फिर आगे चलेंगे इंटू IR2 इक्वल टू E1 प्लस E2। इक्वेशन हो गया IR1 प्लस IR प्लस IR2 इक्वल टू E1 प्लस E2। अब इसमें I कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस ये कैपिटल R इक्वल टू E1 प्लस E2। तो I इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे E1 प्लस E2, अब बाय क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R। ये करंट हमको मिल रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले से भी यूज किए हैं कि करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस। अब ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में था, टोटल ईएमएफ यहाँ E1 प्लस E2 है, यानी आप कहेंगे कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, E1 प्लस E2। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर वे में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे अब हम कहेंगे कि इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R। अब इस सर्किट में जो दो सेल था, इसको यहाँ से हटा के अगर हम एक सिंगल सेल को यहाँ पे कनेक्ट कर दें जिसका ईएमएफ E हो और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो, R हो। इस तरह से देखिए,
एक सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो वही है, और करंट इसमें हम मान लीजिए कि आई फ्लो कर रहा है, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, ईएमएफ एक ही है ई अब बाय टोटल रेसिस्टेंस। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि वो जो सिंगल सेल है उसका जो ईएमएफ ई है वही अगर इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर हम कहें कि ई हो, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो सिंगल सेल जो करंट दे रहा है और जो कॉम्बिनेशन करंट दे रहा है दोनों करंट इक्वल होना चाहिए। दोनों करंट जब इक्वल होगा तभी इस सिंगल सेल के ईएमएफ को हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ कह सकते हैं। तब क्या हो गया, चूँकि दोनों करंट इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 में करंट था ई बाय आर प्लस आर, और इक्वेशन 1 में करंट था E1 प्लस E2 बाय आर प्लस R1 प्लस R2। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों साइड को तो क्या हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल आर ऑलरेडी है ही, यहाँ पे भी कैपिटल आर है ही, यहाँ जो ये स्मॉल आर है उसके बदले यहाँ है R1 प्लस R2, तो हम कहेंगे स्मॉल आर इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये जो E है इसके बदले क्या आ गया E1 प्लस E2, तो हम कहेंगे E इक्वल टू E1 प्लस E2। दैट इज हम कहेंगे कि अगर दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, आप कहेंगे E इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी दोनों सेल का ईएमएफ का सम। तो इसमें देखिए ये बात हम लोग पहले भी यूज किए हैं, आप क्लास 10 सब में भी पढ़े होंगे कि दो सेल अगर सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सम कर देते हैं। एक बात इसमें सिर्फ याद रखिएगा, जैसे इसमें हम लोग सेल को कनेक्ट किए, अगर इसी दोनों सेल को ऐसे कनेक्ट किया जाए उल्टा करके, और ये मान लीजिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, तब क्या होगा, करंट इसमें इस तरह से मान लीजिए एक करंट एक से हम लोग लिए, एक में करंट ऐसे उल्टा फ्लो किया, तो एक का ईएमएफ क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे का हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन में नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा E इक्वल टू, तो आप कहेंगे E1 माइनस E2। अगर ये अपोजिट कनेक्शन रहेगा तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, इसको याद रखिएगा। फिर आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे एक बात और करें कि इफ़ देर आर n सेल्स, अगर हमारे पास n सेल्स हो ऑफ ईएमएफ E1 E2 E3 डॉट डॉट अप टू En, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जैसे दो था तो E1 प्लस E2 जितना रहेगा सबको सम कर देना है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। और अगर हम इसमें कहें कि ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स अगर सब सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस सेम हो तब आप कहेंगे कि सेल्स आर आइडेंटिकल। तो अगर सब ई ही हुआ तो ई प्लस ई एन टाइम्स करेंगे क्या हो जाएगा एन ई। तो ये सब याद रखना, ये सब सवाल बनाने में काम देता है। आपको कह देगा कि 5 आइडेंटिकल सेल है, ईएमएफ दिया हुआ है, तो हम लोग उसको उस हिसाब से मालूम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा E1 प्लस E2। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि ऐसे अक्सर आप देखिएगा बुक सब में ऐसे डायरेक्ट लिख देता है कि दो सेल है सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों का सम है, लेकिन हम लोग यहाँ प्रोसेस को देखें है ना, किस प्रोसेस से हम इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इसको फाइनली याद रखना है ना, ये अक्सर पूछता भी नहीं है एग्जाम सब में, तो इसको आप गौर कीजिए। अब दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा सा है तो आसान ही लेकिन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा इसका डेरिवेशन लंबा होता है, तो इसको थोड़ा केयरफुली समझिए। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में तो अक्सर नहीं पूछता है, लेकिन सीबीएसई में पिछले 5 साल का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें 2 बार आया है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, इसका डेरिवेशन आप समझिए, लॉन्ग में आता है 5 मार्क्स का, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली आप समझ के और इसको आप एक्सप्लेन करना है। तो और इसीलिए जब हम लोग सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ईएमएफ ये सब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग कम्बिनेशन की बात नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे जब आप कम्बिनेशन करेंगे तो फिर आपको इसमें किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करना है। तो पहले किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ लिए, अब तो आप किरचॉफ्स लॉ समझ रहे हैं, तो अब आपके लिए आसान हो जाता है। तो फिर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी वही चीज़ मान लेते हैं कि दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 दूसरे का E2, एक का इंटरनल रेसिस्टेंस R1 दूसरे का R2, और इस दोनों को हम लोग एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट कर देते हैं। तो गौर कीजिए, कंसीडर 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेसिस्टेंसेस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R।
कैसा सर्किट हो गया? देखिए ये सर्किट है, दो सेल है, ईएमएफ E1 E2, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और यहाँ से एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए। ये दोनों सेल्स जो करंट सेंड करेगा वो क्या होगा? टोटल करंट इस रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा। तो हम मान लेते हैं कि E1 वाले सेल से करंट फ्लो कर रहा है I1 और इधर वाले सेल से करंट फ्लो कर रहा है I2। तो अब देखिए ये I1 करंट यहाँ तक आया, इस जंक्शन तक। अब दोनों मिलके इधर आएगा, इधर वाले ब्रांच में टोटल करंट कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। अब यही I1 प्लस I2 करंट फिर इससे भी फ्लो करेगा, यही करंट इससे फ्लो किया, इससे फ्लो किया, यहाँ आया, यहाँ पे आके फिर दो पार्ट में करंट बटा। तो आप कहेंगे इधर फिर कितना चला गया? I1 और इधर आ गया I2। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इतना बात हम लोग समझ ही रहे हैं। तो अब फिर हम लोगों को इसमें करना क्या है? तो टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट है कितना? I1 प्लस I2। तो उसके लिए हम लोगों को I1 और I2 निकालना होगा और फिर जब टोटल करंट आपको मिल जाएगा तो उसको हम लोग फिर सिंगल सेल के करंट से कंपेयर करके नेट ईएमएफ को निकाल लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि I1 I2 निकालना है तो किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके दो लूप लेंगे, दो इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करके निकालना होगा। तो अब यहाँ आप देखिए ज़रा आगे, यूजिंग KVL फॉर लूप ABFGHEA, या देखिए ABFGHEA, ये ऊपर वाला पार्ट। तो आप देखिए करंट सब में कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एक सेल है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्वेशन क्या होगा? यहाँ रेसिस्टेंस R1, तो आप क्या कहेंगे? I1 R1, I1 R1। फिर आगे आइए, यहाँ क्या हो गया? I1 प्लस I2 इंटू R, और इक्वल टू कितना? E1। ये एक इक्वेशन हो गया। और फिर अगर दूसरा लूप हम लोग लें, कौन सा? तो यूजिंग KVL फॉर लूप EDCFGHE, ये नीचे वाला लूप। तो इस लूप में अगर हम लोग देखें तो क्या इक्वेशन हो जाएगा? तो यहाँ पे करंट हो गया I2 R2, फिर इधर से करंट को लाए। अब नीचे वाले ब्रांच में करंट क्या हो गया? I1 प्लस I2 इंटू R, इक्वल टू कितना हो गया? E2। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन क्या हो गया? इसको मान लिए 1। दूसरे लूप के लिए ये इक्वेशन हो गया I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R इक्वल टू E2। अब इसको सॉल्व करके हम लोगों को E1 और E2 का वैल्यू निकालना है, सॉरी I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे? तो इसको ज़रा सा सोचना होगा। तो अब गौर कीजिए, अगर हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक करंट का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें तो एक सिंगल वाले के टर्म में इक्वेशन आएगा और फिर उसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 2 देख रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग सेपरेट कर लें तो क्या हो जाएगा? I2 R2 प्लस I1 R प्लस I2 R इक्वल टू E2। अब हम इससे चाहते हैं कि हम I2 का वैल्यू निकालें, तो I2, यहाँ I2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया R2 प्लस R, ये हो गया इक्वल टू E2, और I1 वाले टर्म को इधर ले आए तो I1 R। तो अब यहाँ से बताइए I2 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया E2 माइनस I1 R बाय हो गया R2 प्लस R, ये I2 का वैल्यू हो गया। और इस वैल्यू को हम लोग अब इक्वेशन 1 में पुट कर दें। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था? I1 R1 प्लस यहाँ था I1 प्लस I2 इंटू R, तो I1 और I2 के बदले ये वाला वैल्यू रख दिए, E2 माइनस I1 R बाय R2 प्लस R इंटू R इक्वल टू E1। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब गौर कीजिए, पहले हम अंडर ब्रैकेट टर्म को देखें। यहाँ R2 प्लस R हो गया एलसीएम, तो यहाँ क्या हो गया? I1 R2 प्लस I1 R प्लस E2 माइनस I1 R। तो देखिए प्लस I1 R माइनस I1 R कैंसिल। अब क्या बच गया इस इक्वेशन में? I1 R1
ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया I1 R2 और ये वाला भी R ले आए यहाँ, तो I1 R2R अब प्लस E2R, अब बाय यहाँ पे R2 प्लस R तो है ही, इक्वल टू E1। अब फिर अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें पूरे टर्म के लिए, तो यहाँ एलसीएम हो गया R2 प्लस R। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया I1 R1 R2 प्लस I1 R1 R प्लस ये वाला टर्म तो है ही I1 R2R प्लस E2R इक्वल टू E1। तो अब क्या होगा, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि I1 कॉमन ले लेते हैं अगर इस तीनों में, तो I1 कॉमन ले लिए, क्या बच गया R1 R2 प्लस R1 R प्लस R2 R इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया E1 R2 प्लस E1 R और इस वाले टर्म को इधर ले आए, तो ये हो गया E2 R। तो देयरफॉर I1 इक्वल टू, तो E2 E1 R2 प्लस E1 R माइनस E2 R और ये पूरा टर्म यहाँ नीचे आ गया R1 R2 प्लस R1 R प्लस R2 R। तो इससे हम लोगों को क्या मिल गया, इससे हम लोगों को मिल गया I1 का वैल्यू। अब क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है, तो I2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो I1 का वैल्यू आपको मिला है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट कर दें और फिर उसको सॉल्व करके I2 का वैल्यू निकाल लें। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा और लेंदी हो जाता है, आप देखिएगा, बहुत सारा टर्म है तो और लंबा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं कि जिस प्रोसेस से हम I1 निकाले उसी प्रोसेस से I2 भी निकालते हैं। कैसे, तो जैसे इक्वेशन 2 से I2 का वैल्यू निकाल के हम लोग इक्वेशन 1 में पुट किए थे, अब उसी को उल्टा कर देते हैं कि इक्वेशन 1 से I1 का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या था, देखिए इक्वेशन 1 था I1, अलग अलग कर लेते हैं, I1 R1 प्लस I1 R प्लस I2 R इक्वल टू E1। अब इसमें I1 कॉमन ले लेते हैं, तो I1 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया आपका R1 प्लस R और इस टर्म को इधर भेज दिए, तो E1 माइनस I2 प्लस R। तो I1 इक्वल टू हो गया E1 माइनस I2 R, अब बाय ये नीचे आ गया R1 प्लस R। तो अब गौर कीजिए, अब I1 का यह वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, आप देखिए I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R इक्वल टू E2। तो यहाँ जो I1 था उसके जगह पे हम I1 का ये वाला टर्म रख दिए, E1 माइनस I2 R बाय I1 प्लस R। अब इसको सॉल्व करना है फिर उस सेम तरीके से, तो I2 R2 लिए ही प्लस, अब ये अंडर ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व कीजिए, एलसीएम हो गया R1 प्लस R, यहाँ देखिए वही टर्म रह गया E1 माइनस I2 R, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा I2 R1 अब प्लस I2 R और ये फिर R है ही इक्वल टू E2। तो अब आगे बढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे I2 R प्लस I2 R माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया I2 R2 प्लस, इस R को अंदर ले आते हैं, तो E1 R प्लस I2 R1 इंटू ये कैपिटल R बाय R1 प्लस R इक्वल टू E2। फिर एलसीएम ले लीजिए, अब यहाँ अगर हम फिर एलसीएम ले लिए R1 प्लस R, तो क्या बच गया I2 R1 R2, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस I2 R2 R प्लस E1 R प्लस I2 R1 R और बाय इतना है ही इक्वल टू E2। अब फिर देखिए इसमें अगर हम I2 कॉमन ले लें, इसमें और एक यहाँ टर्म है I2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया I1 R2, इसमें से आ गया R1 R, इससे आ गया R2 R अब प्लस E1 R है ही इक्वल टू, इसको इधर भेज दिए, तो E2 R1 अब प्लस E2 R। तो I2 इक्वल टू कितना, तो ये E2 R1 प्लस E2 R, इसको इधर ले आए तो हो गया माइनस E1 R, अब ये वाला टर्म फिर यहाँ नीचे आ गया, तो इससे हम लोग को I2 मिल गया। I2 क्या मिल गया, E2 R1 प्लस E1 R माइनस E1 R बाय R1 R2 प्लस R1 R प्लस R2 R। तो आप I1 और I2
दोनों को सामने रख के जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों, देखिए इक्वेशन सिमिलर है, नीचे वाला टर्म तो दोनों का सेम ही है, और ये जो ऊपर वाला टर्म है उसमें थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे है E1R2, यहाँ पे फिर था E2R, और ये E1R, ये भी सेम ही है, तो थोड़ा सा ये अंतर है। तो हम बोलते हैं, अगर एग्ज़ाम समय लोगों को थोड़ा लगता है कि बहुत लेंदी हो गया है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि I1 हम लोग निकाल लें और फिर यहाँ पे आगे कह दें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2, हम डायरेक्ट I2 का ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी समेत इतना सॉल्व नहीं किया, इतना लंबा चौड़ा नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख देता है, कह दिया कि ऑन सॉल्विंग दिस। तो हम लोग खैर उतना भी कम नहीं करना है, लेकिन हम लोग I1 कम से कम निकाल के और I2 का वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर इक्वेशन है। तो इस चीज़ को गौर करना है। तो I1 I2 मिल गया, तो अब आप देखिए कि टोटल करंट कितना हो जाएगा। टोटल करंट जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से फ्लो कर रहा था, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 यहाँ देखिए E1R2 प्लस E1R माइनस E2R बाय R1R2 R1R R2R, और I2 देखिए नीचे वाला टर्म इसका भी वही है। यहाँ पे फिर देखिए क्या है, E2R1 प्लस E2R माइनस E1R। इस दोनों को ध्यान से देखिए, नीचे वाला टर्म सेम है, यहाँ E1R2 है, यहाँ E2R1 है, यहाँ E1R है, यहाँ E2R है, यहाँ माइनस E2R है, माइनस E1R है। तो बस यही अंतर है, तो आप इसको पुट कर सकते हैं। तो अब जब हम इसको फिर ऐड करेंगे तो अब देखिए दोनों का ये टर्म सेम ही है, तो एलसीएम तो वही रह गया, ऊपर वाला टर्म सारा ऐड हो गया। तो जब ये ऐड हो गया, आप देखिए यहाँ पे E1R प्लस E1R माइनस E2R माइनस E2R प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हमारे पास आ गया इक्वेशन अब, तो I इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 बाय R1R2 प्लस R1R प्लस R2R। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब इसी को थोड़ा सा और हम लोग चेंज करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग ऐसा करते हैं कि R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखिए ऊपर अगर हो गया ये E1R2 प्लस E2R है ही, डिवाइड कर दिया R1 प्लस R2 से, और ये जो नीचे वाला टर्म है वो भी रहने दिए, उसमें भी R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दिए। तो I इक्वल टू क्या हो गया, E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2। अब इसको अगर सेपरेट कर लें तो ये हो गया R1R2 बाय R1 प्लस R2, ये वाला टर्म, और फिर इसको अलग किए तो ये R1 प्लस R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ R। तो ये करंट का एक इक्वेशन हमको मिला, इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 3। और अब देखिए, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स is replaced by a single cell of EMF E and internal resistance R। अब ये जो कम्बिनेशन था हमारा, दो सेल को पैरेलल में कनेक्ट किए थे, इसको यहाँ से हटा के इसके बदले हमने एक सिंगल सेल को कनेक्ट कर दिया, जिसका कि EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है। तो वह सिंगल सेल सर्किट को कितना करंट देगा, तो करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा, EMF E अब बाय टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अगर हम कहें कि ये जो सिंगल सेल है उसका EMF कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF है, तो इक्विवेलेंट EMF कब होगा, जब यह सिंगल सेल भी उतना ही करंट देगा सर्किट को जितना कि कम्बिनेशन से मिल रहा था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफ़ E इज़ द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कम्बिनेशन, देन क्या होगा, दोनों करंट सेम होगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा, तो गौर कीजिएगा, इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो 3 में भी देखिए यहाँ आई है, इक्वेशन 4 में भी यहाँ आई है। इक्वेशन यहाँ देखिए कि 3 में यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे कैपिटल R है, दैट इज़ ये जो स्मॉल r है इसके बदले ये वाला टर्म है, और ये जो टर्म E है उसके बदले ये ऊपर वाला पूरा टर्म है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिला, तब हम लोगों को मिला R इक्वल टू R1R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर दो इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट तो यही होता है, हम लोग जान ही रहे हैं, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, उलट के फिर इतना जाएगा। और EMF कितना हो गया, तब आप कहेंगे कि EMF कंपेयर करेंगे तो इस E के बदले यहाँ पे कितना टर्म आ रहा है, देखिए ये पूरा टर्म E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2। तो आप कहेंगे कि नेट EMF कितना हो गया, तो नेट EMF यहाँ हो गया E इक्वल टू
E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो यही इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए फॉर्मूला हो गया। दो सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा उसके लिए फार्मूला है, और इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस का भी टर्म है। तो आप पूछ सकते हैं कि अगर 3 सेल रहे, तो 3 सेल वाला आपके सिलेबस में नहीं है, आपको 2 ही सेल वाला है। ये जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 2 सेल वाला पूछता है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट इसको तैयार कर लेंगे। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, फार्मूला सब याद रखिए। डेरिवेशन ऐसे पूछता नहीं है, फिर भी अगर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतना आप कर लेंगे। अब इसी में एक चीज़ हम लोग देखें कि इफ़ बोथ द सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर दोनों सेल क्या हो, आइडेंटिकल हो, यानी दोनों का ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस सेम हो, तो ये जो E1 है इसको भी हम मान लेते हैं E, E2 को भी मान लेते हैं E, R1 और R2 दोनों को मान लेते हैं R। तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ER, ये भी हो गया ER, और ये हो गया R प्लस R। तो 2ER बाई 2R, दैट इज आप कहेंगे कितना हो गया, 2 कैंसिल हो गया यहाँ, और ये RR कैंसिल, क्या बच गया E। तो अगर दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वह सिंगल सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। और दो ही नहीं, अगर इसमें आपको कह दे कि n सेल है और वो सारा पैरेलल में कनेक्टेड है, आइडेंटिकल है, तब आप कहेंगे कि सारा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो एक सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस पर अब कुछ फिर न्यूमेरिकल्स सब रहता है छोटा छोटा। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स आता है अक्सर आप देखिएगा वो आइडेंटिकल सेल का ही रहता है। कुछ एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ऐसा, तो आइडेंटिकल सेल का ही रहता है। तो आइडेंटिकल सेल वाले कंडीशन को याद रखना है और फिर इसी पे कुछ सवाल सब बनाना है। तो इसको देखिए, ये आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। आप पहले नोट्स तैयार करके एक बार लिख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और फिर 1-2 बार अपने से लिखने का जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब ये आपसे हो जाएगा। है तो आसान ही, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस है, कहीं मिस कर जाता है तो गलत हो जाता है। तो इतना काम करना है। आज इस पर हम कोई न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा इसमें आपको बैठ के करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत इसमें लगेगा। तो इसको आप बढ़िया से पहले तैयार कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। और इससे पहले एक क्लास हम लोग किए थे सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, और उसमें 1-2 फार्मूला छोटा छोटा आया था रिलेशन सब, तो उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तब इस पर हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। तो इसमें इस चैप्टर में एक टॉपिक और रह गया है, पोटेंशियोमीटर। तो अगला टॉपिक हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ लेंगे, और फिर पोटेंशियोमीटर का भी कुछ न्यूमेरिकल्स और फिर कुछ सेल से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एक दिन कर लेंगे। तो फिर हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इतना चीज़ आज कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।